नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनीष। नमस्कार। मनीष जी, बात शंकराचार्य विवाद से ही शुरू करते हैं। इसमें रोज नई नई बातें हो रही हैं। बिल्कुल। इस पर इस मामले में जो शिकायत करने वाले हैं, जिन्होंने अदालत जाके की थी, आशुतोष महाराज, अब उनके बयान थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में एक डिप्टी सीएम भी साजिश में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है कि डिप्टी सीएम शामिल है। वो अभिमित्रा शरणानंद जी को धरना प्रदर्शन के लिए उकसाते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके शिविर में तमाम सारे नेता आते थे और उन्होंने विपक्ष के नेताओं का, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम लिया है कि वो आते थे और तरह तरह की बातें कही हैं कि उनके सामने महिलाएं जाती थी, ये आती थी। खैर, हम अभी डिप्टी सीएम वाले मसले पर बताइए। तो सरकार का आंतरिक मामला है कि ये मसला जा कहाँ रहा है? ये सरकार की अंदरूनी लड़ाई बनती जा रही है क्या अब? देखिए, सरकार की अंदरूनी लड़ाई तो साफ धरातल पे दिखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को हरियाणा के सोनीपत की जनसभा में काल नेमी बताते हैं। और उसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान बताते हैं। भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरे डिप्टी सीएम बटुकों की माघ मेले में पुलिस द्वारा कथित पिटाई को लेकर काफी योगी सरकार की खिंचाई हुई और उन बटुकों को जो वहां पीड़ित बताए गए उनको नहीं, लेकिन बटुक बच्चों को बुला के अपने आवास पर और उनको उन पे पुष्प वर्षा की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। पुष्प वर्षा की, और जो बोले वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा महापाप लगेगा, ये होगा वो होगा, तो वो राजनीतिक इशारा ही था। जबकि योगी आदित्यनाथ सदन में बोल चुके कि किस तरीके से शंकराचार्य वहां पर व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए आमादा थे और इसलिए उनको रोका गया। बिल्कुल ठीक। तो जो रिफ्ट है शंकराचार्य के मसले पर, कम से कम वो तो सरकार का बहुत ही चौड़ा हो गया है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब रही बात कि क्या किसी डिप्टी सीएम ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ये सब करने के लिए माघ मेले में उकसाया, ये तो बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा और इसकी बहुत गहनता से जांच होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि एक चीज ये समझ में आ रही है अनुराग कि माघ मेले में किसी शंकराचार्य के जाने का कोई रिवाज, कोई परंपरा नहीं रही है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी माघ मेले में स्नान करने के लिए कोई शंकराचार्य, कोई बड़े संत नहीं जाते थे माघ मेला। तो बिल्कुल सामान्य। तो अब ये सवाल अपनी जगह कायम है कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती किन धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए माघ मेले में स्नान करने पहुंचे थे, जबकि पारंपरिक रूप से, धार्मिक रूप से ऐसा नहीं होता रहा है। एक बात ये हो गई, लेकिन कुछ कानूनी मामलों पर भी बात करना बहुत जरूरी है और वो बहुत 2 अहम विषय हैं। पहला तो ये कि पॉक्सो के तहत जब मुक्तेश्वरानंद पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। ये बहुत अहम होगा कि उन्हें अग्रिम जमानत इस मामले में मिलती है कि नहीं मिलती। गिरफ्तारी पर रोक लगती है। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जिन बटुक ब्राह्मणों को उस एफआईआर में पीड़ित बताया गया है उनका मेडिकल परीक्षण भी चल रहा है और कुछ खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि मेडिकल परीक्षण में उनके यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने अभी इस मामले में कोई वक्तव्य अपना नहीं दिया है, लेकिन हम बता दें कि ये ऐसा सूचनाएं सोशल मीडिया पे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आनी शुरू हो गई हैं प्रयागराज से कि उनके यौन उत्पीड़न की मेडिकल परीक्षण में पुष्टि हुई है। हालांकि देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, घटना बहुत पुरानी है और मेडिकल अब हुआ तो उसमें क्या उसके फैक्टर्स होंगे, इसमें प्रयागराज पुलिस बेहतर बता पाएगी या सार्वजनिक हो रिपोर्ट तब। लेकिन इसमें एक बात है कि कल इस पर जो प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कुछ बोल रहे थे, तो ये इसमें बड़े सारे कानूनी पोच हैं। तो उनसे भी वही सवाल पूछा गया जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर पास्को एक्ट की शिकायत पहुंची थी पुलिस के पास तो उसने तुरंत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया। तो उन्होंने भी ये कहा कि होना तो यही चाहिए सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन पुलिस की एक उप संस्कृति होती है जो कि ये देखती है कि आरोप लगा कौन रहा है। उसके बाद जांच होते हैं। अब आशुतोष महाराज भी बहुत विवादित हैं। इस पे तरह तरह के आरोप हैं। उनके गुरु रामभद्राचार्य पे भी सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक नेताओं के नाम आ रहे हैं इसमें। इस तरह से ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गुत्थी में उलझ गया है। इसका एक कानूनी पक्ष है जो चलेगा ही, काम करेगा, लेकिन ये
दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक धार्मिक विषय होना चाहिए था और इस पर इस किस्म से राजनीति हो रही। दूसरा वही है, बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह के घर जो छापा पड़ा था, अकेले विधायक हैं, वो आज भी जारी है। उनके यहाँ बताते हैं, उनके रिश्तेदार जो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा था 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। टीम सब जगह है, गोमती नगर के उनके घर पर, बिल्कुल रसड़ा में उनके घर पर, और बिल्कुल। रॉबर्ट्सगंज के उनके दफ्तर बिल्कुल, पर भी, सीएसके बिल्कुल। पे। और वहाँ जांच चल रही है, क्या हुआ है अभी कुछ सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है, बताया गया है। कुछ पैसे की लेकिन बरामदगी की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो हाँ। यदि उमाशंकर सिंह की हैसियत देखें तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जितने बड़े ठेकेदार हैं, खराबे आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आईटी ने अभी कुछ, इनकम टैक्स ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस पर भी सियासत गर्म है। शंकराचार्य प्रकरण से भी इसको जोड़ा जा रहा है हाँ, कि दिल्ली लखनऊ वाली जो बातें हैं वो भी चल बिल्कुल। रही हैं। और हालांकि सभी ने इसकी निंदा की है। अखिलेश ने भी कहा है कि वो बीमार हैं, नहीं जाना चाहिए था, और उन्होंने कहा है, तन चुटकी भी ली कि एक आदमी सीएम की तरफ उनका इशारा था, विदेश चला गया और उमाशंकर जी के यहाँ छापा पड़ गया। देखिए मायावती ने तो हाँ, नाराजगी ही जताई है, नाराजगी जताई है। हालांकि मायावती ने एक और बात कही है। मायावती ने ये कहा है कि यदि उनसे संबंधित कुछ शिकायत मिली थी तो जब उमाशंकर सिंह स्वस्थ हो जाते तब उसके बारे में जांच पड़ताल की जा सकती थी, उनसे पूछताछ की जा सकती थी। यही तो दिनेश सिंह भी कह रहे हैं। बिल्कुल। यही तो दिनेश सिंह भी कह दिनेश सिंह बहुत खुलेआम तौर पर मायावती से ज्यादा हाँ, आक्रामक हैं उमाशंकर वो सिंह तो पर बहुत इनकम ज्यादा टैक्स और की थोड़ा रेड। भावनात्मक भी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैं मंत्री के तौर पर कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं तो रिश्तेदार भी हूँ और अपनी बेटी का साथ थोड़ी छोड़ सकता हूँ। हाँ, दिनेश सिंह की बिटिया की शादी जी। अभी हाल ही में उमाशंकर सिंह के लड़के से हुई थी और बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था, लखनऊ में भी और रसड़ा में भी। अब कुल मिला के ये है कि देखिए, एक तो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे ऐसी घटनाएं कुछ बढ़ती भी हैं, लेकिन उमाशंकर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नैरेटिव यही चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में बैठा हुआ आला कमान है, वो स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ और उनके बीच जो रसाकसी की खबरें आती रही हैं, उसका ही नतीजा है कि उमाशंकर सिंह को इस मामले में बकरा तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि बिल्कुल। पैसे आ रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे, कोई कैंपेन लॉन्च होने वाली थी क्या। और बहुत सारे राजनीति पर गहरे जानकार रखने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य विवाद का एक्सटेंशन ही है। हाँ, तो अभी क्या है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो छापों की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में अब शुरू होने वाली है। वैसे एक चीज और भी बता दें अनुराग, इस मामले में ये बहुत नैरेटिव चल रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, गलत है, इनकम टैक्स की रेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स की रेड हुई है तो इतना हाहाकार भी मचाने की क्या जरूरत है। पूरे देश भर में तो हर रोज सैकड़ों लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है, उसका काम है विभाग का। बल्कि इसको रेड तो कहते हैं, एक तरह के कई बार सर्वे होते हैं जो केवल दस्तावेजों की जांच के बाद उनमें जो कुछ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उमाशंकर सिंह काफी बीमार हैं पिछले साल 2 साल से, ठीक बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स उन्हें थाने घसीट के ले जा रही है। कागजों की यदि जांच पड़ताल चल रही है, कैग की रिपोर्ट में उनकी फर्म के द्वारा खनन को लेकर कुछ सवाल उठाए गए हैं। 2025 की कैग रिपोर्ट में है कि 3022 करोड़ रुपए के गिट्टी के अवैध खनन में कुछ अनियमितता है। और यदि कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई जांच पड़ताल कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत हाहाकार की कोई बात नहीं है मनीष, बस टाइमिंग का लफड़ा है और यही चीजें चल रही हैं। टाइमिंग पे लोग सवाल उठा रहे हैं और वो उठाएंगे, विपक्ष, मीडिया। असल में वो यदि एकलौते विधायक ना होते तो शायद इतनी सिंपैथी भी ना होती। थोड़ा ये भी लग रहा है ना कि बसपा का समूल नाश ही करने पे बहन जी से ज्यादा सिंपैथी जो है बिल्कुल वो दूसरी पार्टियों को हो रही है। कांसीराम की जयंती बसपा तो बहुत धूमधाम से मनाती है, उसके पितृ पुरुष हैं। कांसीराम का जो अधूरा मिशन है उसको पूरा करने का काम बसपा के जिम्मे है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांसीराम जयंती पर हम पीडीए दिवस मनाएंगे। पीडीए मतलब वही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अखिलेश क्या मतलब, बहुजन समाजवादी पार्टी के आधार में हम कांसीराम का झंडा लेके भी पहुंचेंगे। अच्छा ये बताइए अनुराग कि कुछ सालों पहले, 10 साल मान लेते हैं, उसके पहले कौन सी पार्टी अंबेडकर को क्लेम करती थी? आपको कोई पार्टी नहीं मिलेगी। हाँ, यूपी की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कुछ एक, जब से मैं पत्रकारिता में आया मैंने सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य देखा था जहां सभी पार्टियों के होर्डिंग्स पे अंबेडकर करते थे, और यूपी में तो हम लोगों के देखते थे। लेकिन पॉलिटिकल डायनेमिक्स जैसे ही स्टेट की चेंज हुई और ये लगा कि दलितों के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो अब ये तय करना मुश्किल होता है कि किसके अंबेडकर। सभी पार्टियां बढ़ चढ़ के इसमें पहुंचती हैं। तो कांसीराम भी
वही समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का एक का साबित होने वाले हैं, नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों और होर्डिंगों हाँ, पर अंबेडकर आए, इसका श्रेय तो हाँ, खैर कांसीराम जी को है ही। हाँ बिल्कुल, है वो निश्चित तौर पर जो बहुजन की राजनीति है उसके हाँ, पितृ पुरुष है। सभी हाँ, पार्टियों को उनकी जयंती मनाने का हक है। हक है। बड़ा आदमी सबका होता है, बिल्कुल। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत नाराज है इस पे। बहुजन समाज पार्टी तो नाराज होगी ही, क्योंकि देखिए क्या है, दलित कुनबा जिस तरीके से इस समय किसी रिप्रेजेंटेशन की ओर देख रहा है और उसे एक वैक्यूम दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भरने के लिए यदि कोई दूसरी पार्टी काम कर रही काम है करे तो इसमें और बहन जी चूंकि नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस खाली जगह को भरने की जरूरत हाँ, है। और बहन जी उसको या तो फिर ऐसे लड़ते हुए दिखे कि लगे कि वही उस वैक्यूम को भर रही हैं। और एक चीज और आपको अनुराग बता दें, आजकल इन दिनों में पिछले 1-2 महीने में मायावती हर दूसरे दिन 1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का को याद दिलाती हाँ, है। और टाइप 8 बंगले में भी उन्होंने उसका जिक्र किया था, जो कि मतलब बड़ा गैर जरूरी था, क्योंकि उसके बाद तो कितने दिन हो गए उनकी सुरक्षा तब से कड़ी। 31 साल बीत चुके हैं इस घटना के, एक पूरी पीढ़ी आ गई है वोटरों की। तो क्या मायावती को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि वाकई जो है कुछ PDA नया नैरेटिव कायम करना पड़ेगा ना। पीडीए के नाम पे कुछ दलित उधर जा रहे हैं, तो ये वाला पीडीए के नाम पे दलित गए हैं सपा में। गए हैं, 2024 का इलेक्शन जो है तो इसकी वो गवाही देता वो है। वही है कि ये वही है, बिल्कुल। गेस्ट हाउस हाँ, कांड वाले हाँ, हैं। हाँ, ठीक है। इतना कहने भर से दलित एक जो है। हादसे की खबर है मनीष, यूपी के रामपुर में, जो कि इस तरह की खबरें हम लोग सुनते हैं, कारों में का एक आग लग जाती है। महिला सिपाही 23-24 साल की थी, उनका 2 साल का बच्चा था, और वो दोनों कार में आग लग गई और वो दोनों जलकर उसमें मर गए। मेन बात यह है कि इसमें आग ऐसी कारों में लग जाती है, पति और देवर निकल गए गाड़ी से, लेकिन उसके बाद कार का लॉक नहीं खुला, और स्विफ्ट डिजायर कार थी, और वो दोनों जल के वाकई मर गए। ये बहुत कारों में दर्दनाक आग घटना है। लगना, ये थोड़ा सा, ये क्या कुछ सिक्योरिटी का मसला है, और कैसे लग जाती हैं, और देखिए फिर लॉक कैसे हो जाता है, इस पर भी हमने एयर बैग वगैरह पर तो बहुत बातें हो गई, लेकिन ये इधर असल घटना है में काफी बड़ी। जितनी ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, गाड़ी को जैसे ही कोई थ्रेट होता है वैसे ही गाड़ी जो है वो सेंट्रली लॉक्ड हो जाती है। अब उसके बाद क्या है कि लोगों को कुछ तो समझ नहीं होती और कुछ सतर्क नहीं होते कि गाड़ी का शीशा तोड़ के कैसे बाहर निकलते हैं। कुछ लोग जो बहुत सतर्क होते हैं वो हैमर रखते हैं, कुछ लोग जो जानकार होते हैं वो ड्राइवर और को पायलट की जो सीट होती है उसका हुड जो है वो निकल जाता है, और उसको भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप उससे कांच तोड़ सकते हैं। ये तो फीचर भी होता है। हाँ, दरअसल एक मनीष ये भी समस्या है कि हम गाड़ी देखते समय फीचरों की खूब बात करते हैं, लेकिन सारे फीचर्स हम जानते ही नहीं। लेकिन कुल मिला के ये है अनुराग ना कि जिस तरीके जब दुर्घटना होती है उस समय दिमाग बंद हो जाता है, और उसी का नतीजा होता है कि, लेकिन ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उसी गाड़ी से 2 लोग बाहर निकल गए और बाकी लोग उसमें उनकी जान चली गई। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।